चलिए बच्चों, रिवीजन स्टार्ट करते हैं 3D का। ठीक है ना। 3D के बारे में मैं तुम्हें वन बाय वन जितनी बातें बताऊंगा उन्हें बिल्कुल सीरियल वाइज पढ़ना, तो 3D समझ में आएगी। अगर आप मिक्सअप करके पढ़ेंगे कि कहीं इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ ली, कहीं शॉर्ट है डिस्टेंस, इस तरीके से पढ़ने पर सारा होश पोश हो जाएगा। तो इस रिवीजन में मैं आपको बिल्कुल एक शेड्यूल बना के दे रहा हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे आज इस वीडियो में हम सिर्फ इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में बात करने वाले हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन के ऊपर किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके मैंने जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनके फोटो प्रोवाइड कर दिए हैं आपको। उन फोटो से आपने देखा होगा कि टोटल 6 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन के। तो उन 6 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं अब कि वो 6 क्वेश्चन में एक्चुअली क्या है। देखिए, सबसे पहले तो बिल्कुल अगर नॉर्मल हम बात करें कि अगर आपको एक लाइन की इक्वेशन लिखनी हो जिसका एक पासिंग थ्रू वाला पॉइंट दे रखो, मतलब कुछ इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का बिल्कुल डायरेक्ट वाला आपको क्वेश्चन दे रखो, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू 3 1 4 एंड पैरेलल टू वेक्टर दिस। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है, और ये सारी चीजें मैंने आपको लिख के भेज रखी हैं। लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। और ये क्लियरली समझ लेना, ए वेक्टर क्या होता है। ए वेक्टर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिससे लाइन पास करती है। अब लाइन पास करती है इस पॉइंट से, तो इसका पोजीशन वेक्टर आप लिख दोगे। हर एक क्वेश्चन में जनरली पासिस थ्रू वाला पॉइंट दिया होता है, इसके बिना आप इक्वेशन नहीं लिख सकते। तो ए वेक्टर तो ये हो जाएगा जो पासिस थ्रू वाला जो पॉइंट दे रखा है कि लाइन इस पॉइंट से पास करती है। अब बी वेक्टर वो होता है जिसके लाइन पैरेलल है। अब लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, ये भी आपको डायरेक्टली गिवन है, तो ये बी वेक्टर हो जाएगा। ये आपने क्वेश्चन से देखकर ए और बी वेक्टर दोनों अलग छांट लिया आपने। जब ए और बी वेक्टर दोनों अलग छांट लिए तो इक्वेशन आप जानते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन का मैंने आपको वन एंड ओनली वन फॉर्मूला लिखवा रखा है, दैट इज ए इक्वल टू आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। अब आप इसमें ए ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, बिल्कुल एकदम डायरेक्ट वाला है, आप अच्छे से जानते हैं इसे, प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर की जगह ये पुट करेंगे 2i प्लस जे माइनस 5k। ठीक है, ये तो वेक्टर फॉर्म कहलाती है, ये तो वेक्टर फॉर्म कहलाती है। अगर कार्टेशियन लिखनी है, ये भी आप जानते हैं कि 2 फॉर्मेट होते हैं, वेक्टर और कार्टेशियन। वेक्टर फॉर्म में तो इस तरीके से लिखा जाता है। कार्टेशियन का भी अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो x माइनस एक्स वन ये होगा 3 अपॉन ए, यहां से आएगा, यानी x1 y1 z1 तो वो पॉइंट है जिससे लाइन पास करती है, और ए बी सी इस पैरेलल वाले वेक्टर के डायरेक्शन रेशो हैं। तो x माइनस 3/2 इक्वल टू y माइनस y1 होगा 1, और अपॉन बी वेक्टर यहाँ पर 1 क्योंकि j का कोफिशिएंट 1 है, और z माइनस 4 क्योंकि z1 4 है, और अपॉन सी वेक्टर है यहाँ -5। ठीक है, तो ये इसकी कार्टेशियन हो गई। तो ये तो डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है, आप भी कर सकते थे इसे। ओके, अब सेकंड वैरायटी देखिए क्वेश्चन की। सेकंड वैरायटी बिल्कुल यही ऐसी लिखी हुई है। सेकंड वैरायटी जो मैंने भेजी थी आपको वो थी टू राइट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन लाइन। मतलब जब हमें एक लाइन की इक्वेशन लिखनी हो जो किसी एक पॉइंट से पास करती हो और किसी एक लाइन के पैरेलल हो। इस बार पैरेलल वाला वेक्टर नहीं दे रखा है, पैरेलल लाइन दे रखी है। तो इसमें मैंने बिल्कुल हिंदी में लिखा हुआ है कि इस स्थिति में दोनों लाइन के जिसकी इक्वेशन हमें लिखनी है और जो ये इक्वेशन दे रखी है, दोनों लाइन के बी वेक्टर सेम होंगे। आप याद रखें बस सिचुएशन, क्योंकि इमेजिन आप कर करके थक जाओगे। आप चीजें याद कर लें कि पैरेलल दे रखी है तो बी वेक्टर सेम होंगे। धीरे धीरे करके 6 बातें रोज याद हो जाएंगी आपको। तो इसका बी वेक्टर आप लिखेंगे। ए वेक्टर तो देखो वहां से बनेगा, लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें ए वेक्टर चाहिए, तो ए वेक्टर तो आप वहां से लिखेंगे -i कैप प्लस 3k कैप। बी वेक्टर चाहिए लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए, बी वेक्टर यहां से आएगा। बस इसमें एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप बी वेक्टर लिखते हैं तो यहाँ एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए। कई बार वो एग्जाम में कुछ फेरबदल कर देता है, मतलब इक्वेशन कुछ ऐसी लिख देगा 2x माइनस 1/4 5y माइनस 3/2
जेड अपॉन 5, कुछ इस तरीके से लिख दिया। और बच्चे बी वेक्टर लिख देंगे 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, और ये गलत हो जाएगा अगर आप ऐसे लिख देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई के कोफिशिएंट 1 1 नहीं है, और ये मैंने आपको बता रखा है कि इन कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए, जैसे यहाँ 2 है, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करो, मतलब इसे आप ऐसे कन्वर्ट करोगे x माइनस 1/2 2 से ऊपर भी डिवाइड, नीचे भी डिवाइड। यहाँ 5 है y का कोफिशिएंट, 5 से वहां भी डिवाइड और यहाँ भी, तो ये हो जाएगा y माइनस 3/5/2/5, और ये होगा z/5। अब बी वेक्टर होगा 2i कैप प्लस 2/5j कैप प्लस 5k कैप। तो ये माइनर सी जो बातें हैं बीच बीच में जो मैं रुक के आपको बता रहा हूं, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फेरबदल कर देता है। बाकी क्वेश्चन की वैरायटी ये हो गई कि जब आपको एक पॉइंट दे रखा हो और एक पैरेलल वाली लाइन दे रखी हो, तो वो पॉइंट तो ए वेक्टर बनेगा, और ये जो पैरेलल लाइन का बी वेक्टर है वो ही इसमें काम करेगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आप लिख देंगे। और कुछ बच्चों की क्वेरीज आई थी जी सर इसमें वेक्टर इक्वेशन ही क्यों लिखी आपने, कार्टेशियन क्यों नहीं लिखी, कुछ इस टाइप की क्वेरीज थी कुछ बच्चों की कि हमें कैसे पता चलेगा यहाँ कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है, यहाँ वेक्टर इक्वेशन लिखनी है। तो इसमें ऐसा कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब एग्जामिनर ने कुछ मेंशन नहीं किया है कि आप वेक्टर इक्वेशन लिखो या कार्टेशियन, तो आपकी मर्जी है, आप कोई सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ मेरी मर्जी है, मेरे पास ए और बी दोनों है, मैं चाहूँ तो वेक्टर इक्वेशन भी लिख सकता हूँ, तब भी कोई मेरे मार्क्स नहीं काटेगा, और कार्टेशियन लिखूंगा तब भी ठीक है। ओके, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी r इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर। क्लियर हुई इतनी कहानी? ठीक है, तो ये दूसरी वैरायटी है। अब वैरायटी के अकॉर्डिंग याद रखेंगे। अब तीसरी वैरायटी की तरफ चलते हैं। जैसे वैरायटी क्या लिखी हुई है तीसरे वाली, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू टू लाइन, यही मैंने लिखी हुई है। टू राइट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू टू गिवन लाइन, मतलब जब आपको कहीं एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी हो जो दो दी गई लाइन के परपेंडिकुलर हो और एक पॉइंट से पास करती हो, तो ये जो पॉइंट है ये तो ए वेक्टर हो जाएगा। आपको ए वेक्टर की तो कुछ ज्यादा खास टेंशन लेने की जरूरत होती नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन होता है आई कैप प्लस 3k कैप। ए वेक्टर तो ये हो जाएगा, क्योंकि लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दो जरूरत होती है आपकी, तो ए वेक्टर तो यही होगा। बी वेक्टर आपको लिखना है, तो मैं एक बार सिचुएशन इमेजिन करके दिखाता हूँ आपको कि बी वेक्टर होगा, तो ये जो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे नोट्स उनमें मैंने ये लिखा है कि बी वेक्टर आपको b1 क्रॉस b2 से मिल जाएगा। b1 क्रॉस b2 लिखना है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, पहली रो आई जे के, दूसरी रो में यहां मैं एक बार b1 और b2 अगर लिखूं, b1 क्या है, b1 है पहले वाली लाइन का ये b वेक्टर, पहले वाली लाइन का कितना हुआ माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। b2 वेक्टर होगा दूसरी लाइन का पैरेलल वेक्टर, मतलब ये वाला 3i कैप प्लस जे कैप, और के वाला दे रखा है 0। तो ये b1 और b2 की क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कराने पर b1 और b2 की क्रॉस प्रोडक्ट कराने पर आपको b वेक्टर मिल जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट करा के आप आंसर लिख देंगे, जो भी आएगा वो b वेक्टर होगा। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट से b वेक्टर मिला, a वेक्टर वो पहले से ही आपके पास, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन r इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, वो तो आप लिख ही लेंगे, बोर हो गए होंगे बार बार। अब एक बार सिचुएशन ये समझ लो कि यहाँ बी वेक्टर को b1 क्रॉस b2 से क्यों रिप्रेजेंट किया, आपको कंफ्यूजन ये होगी। मैं सजेस्ट ये कर रहा हूँ कि आप इन कंफ्यूजन से बचें कि ऐसा क्यों लिखा, आप ये सोचें, आप पॉइंट वाइज याद रखें, इसके बाहर का क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। इसमें सारी वैरायटी मैंने कवर कर रखी है, तो आप डायरेक्ट याद रखें तो ज्यादा सही रहेगा। फिर भी सिचुएशन इमेजिन करके देखते हैं कि b1 क्रॉस b2 क्यों होगा। देखिए आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी थी, और आपको ये दो लाइन गिवन थी, मान लिया ये पहली लाइन है और आप सपोज करिए ये दूसरी लाइन है, ठीक है। ये दो इक्वेशन आपको गिवन है, ये दो इक्वेशन फर्स्ट लाइन की और सेकंड लाइन की। अब जब ये पहली लाइन गिवन है हमें, तो ये b1 होगा, जो वेक्टर पहली लाइन के पैरेलल हुआ वो b1 हुआ,
जो वेक्टर दूसरी लाइन के पैरेलल हुआ वो b2, इतनी सिचुएशन समझ में आ रही है। b1 वेक्टर ऐसे, b2 वेक्टर ऐसे। अब जिस लाइन की इक्वेशन हमें लिखनी है वो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो आप एक बार मार्कर से ऐसे सिचुएशन समझिए कि जैसे ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे सरफेस से बाहर की तरफ, ये सेकंड है इसके परपेंडिकुलर सरफेस से बाहर की तरफ ऐसे होगी। मतलब वो पहली लाइन के भी पैरेलल होगी, परपेंडिकुलर होगी, और दूसरी के भी। अब जो फर्स्ट लाइन के परपेंडिकुलर है इसका मतलब वो b1 के परपेंडिकुलर होगी लाइन, और b2 के भी परपेंडिकुलर होगी। तो जिस लाइन की इक्वेशन हमें लिखनी है वो b1 वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और b2 वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो लाइन b1 और b2 दोनों के परपेंडिकुलर है। और अगर वो लाइन b1 और b2 दोनों के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब उस लाइन का जो b वेक्टर होगा, भाई परपेंडिकुलर है तो b वेक्टर भी कुछ ऐसे ही होगा, प्लेन के पैरेलली इस तरीके से, सॉरी परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये जो b वेक्टर है वो b1 और b2 दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। बी वेक्टर b1 और b2 दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और जब हमें दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना होता है तो हम दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं। इसी वजह से हमें ये बी वेक्टर मिल जाता है क्रॉस प्रोडक्ट से। क्लियर हुई? ठीक है। कम बच्चों को क्लियर होती है ये बातें जो मैं यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। एक्चुअली मैंने पहले भी कई बार बच्चों को समझाने की कोशिश की, उन्हें इमेजिन कराएं तो कम बच्चे इमेजिन कर पाते हैं, इसलिए फिर मैंने ये हैंड रिटन नोट्स बनाए कि बच्चे इमेजिन नहीं करते। जो इमेजिन करे बहुत अच्छी बात है, जिसे समझ में आ जाए वो तो बेस्ट है। लेकिन जिस बच्चे को समझ में नहीं आए कि ये कैसे हुआ, वो इसे डायरेक्ट याद रखे ऐसे कि एक पॉइंट दे रखा है और दो लाइन के परपेंडिकुलर है, ऐसे नहीं। बच्चे कैसे याद रखते हैं? बच्चे याद रखते हैं दो लाइन की इक्वेशन दे दी, एक पॉइंट दे दिया तो ये करेंगे, नहीं। दो लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है, और एक पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट जिससे लाइन पास करती है, और दो लाइन जिन पर वो परपेंडिकुलर है। स्पेशली इस वर्ड को ध्यान रखा करो, जो मेन वर्ड होता है उसे याद नहीं रखते बच्चे, उसे इग्नोर कर देते हैं और बस ये याद रख लेंगे एक पॉइंट दे रखा हो और दो लाइन की इक्वेशन दे रखा हो तो ये प्रोसीजर होगा। तो ऐसे मत याद रखें। जब एक पॉइंट दे रखा है और दो लाइन जिनके वो परपेंडिकुलर हैं उनकी इक्वेशन दे रखी है, तो इस स्थिति में ए वेक्टर तो यही पॉइंट होगा और बी वेक्टर आएगा b1 और b2 की क्रॉस प्रोडक्ट से, और ए और बी दोनों मिल जाएंगे तो आप इक्वेशन खूब अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वैरायटी क्लियर हो गई होगी। फोर्थ वैरायटी की तरफ चलते हैं। अब ये फोर्थ तो आपका जाना पहचाना है ही, ये तो आपने पहले भी पढ़ रखा है। टू राइट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू टू पॉइंट ए एंड बी, कि जब आपको दो पॉइंट दे रखे हो कि एक लाइन की इक्वेशन लिखो जो इन दो पॉइंट से पास करती है, तो वो तो आप लिख ही लोगे, उसमें मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बस सिंपल सी बात है कि मान लिया एक पॉइंट आपको ए दे दिया 3, 0, 5, एक पॉइंट बी दे दिया आपको -1, 4, 2, और आपको ए बी लाइन की इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी मतलब जो ए और बी दोनों पॉइंट से पास करती है। तो मैंने आपको बताया था ए वेक्टर तो आप पहले वाले पॉइंट को बना लो, ए वेक्टर तो ये हो ही जाएगा, और बी वेक्टर बनेगा ए बी वेक्टर को ही आप बी वेक्टर लिखोगे। ये बात मैंने लिख रखी है अपने नोट्स में भी जो मैंने तुम्हें दिए हैं। तो बी ए बी वेक्टर ही बी वेक्टर बन जाएगा। ए बी आप लिख दोगे, बी में से ए घटाकर -4i कैप, और जो बच्चा ए बी वेक्टर नहीं लिख सकता उसे मैं 3D में क्या पढ़ाऊँ अब, +4j और -3k। ठीक है, ये बी वेक्टर हो जाएगा, ये ए वेक्टर हो जाएगा, और आप लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे। ये तो आसान था। पांचवा और छठा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वेराइटी 5 और 6 है। और मान के चलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि लाइन और प्लेन के मिक्सअप कंसेप्ट वाला क्वेश्चन बनता है 6 नंबर में। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो फिफ्थ और सिक्स दोनों में लाइन और प्लेन का मिक्सअप है। देखो पांचवी वैरायटी क्या है, टू राइट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन प्लेन। मतलब हमें एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो एक पॉइंट से पास करती है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ओके, तो इस स्थिति में लिखा हुआ है कि इस टाइप के क्वेश्चन में ए तो गिवन है, आपको ए वेक्टर तो देखो गिवन है, और एन वेक्टर, जैसे हमें ए वेक्टर लिखना है ना, ए वेक्टर तो वही होगा वो जो पॉइंट है, हमेशा जिस पॉइंट से लाइन पास करती है वही ये वेक्टर होता है। ये बात मैंने बहुत बार बता लिया आपको।
और बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर इस सिचुएशन में यही हो जाएगा, जो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है, ये होता है ना प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, जो आर के साथ डॉट प्रोडक्ट करके जो वेक्टर लिखा होता है, वही तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। पता है ना ये बात, वही प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। तो ये जो जैसे होती है ना प्लेन की इक्वेशन आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन, तो ये जो नॉर्मल वेक्टर है वही बी वेक्टर बन जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप। अब आपको कंफ्यूजन ये होगी कि मैंने इस नॉर्मल वेक्टर को ही बी वेक्टर कैसे लिख दिया। ए और बी दोनों आ गए, इक्वेशन ऑफ लाइन आप लिख लेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। यानी आपको वैरायटी याद रखनी है कि जब आपको एक लाइन की इक्वेशन लिखनी हो जो किसी पॉइंट से पास करती है और किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है उसी को आप बी वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। ए वेक्टर वो पॉइंट हो गई, दोनों आ गए तो लाइन की इक्वेशन आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात ये कर लेते हैं कि इस नॉर्मल वेक्टर को बी वेक्टर क्यों लिखा गया। समझ में आए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप याद तो करेंगे ही, है कि नहीं। तो देखते हैं एक बार, देखो सिचुएशन क्या है। मैंने बोर्ड पर एक प्लेन बनाया, आप सिचुएशन को समझना। जैसे सपोज ये प्लेन ऐसे रखा हुआ है, ऐसे जैसे मेरी पाम है ना, ऐसे मेरी हथेली है, ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ये अब हमें इस प्लेन के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो ये है, यानी ये वेक्टर क्या है, इस प्लेन के पैरेलल एक वेक्टर है, सॉरी परपेंडिकुलर, पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर। इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है ना ये नॉर्मल वेक्टर, कितना 2i प्लस 3j-5k। ये वेक्टर क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब हमें इस वेक्टर के बारे में पता है कि ये वेक्टर है 2i प्लस 3j-5k। अब हमें एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है, वो लाइन इस प्लेन के, प्लेन ऐसे रखा हुआ है, फिर से मैं बता दूं प्लेन ऐसे रखा है, इसके परपेंडिकुलर जाने वाली एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है, मतलब इस लाइन की इक्वेशन हमें लिखनी है। ये लाइन क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब आप बोर्ड पर सिचुएशन देखिए, लाइन और ये वेक्टर दोनों पैरेलल है ना। अब हम जब लाइन की इक्वेशन लिखते हैं तो लाइन के लिए एक पॉइंट चाहिए और एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो लाइन के पैरेलल हो। अब यहां पर आप इस फिगर को देख के बताइए, इस लाइन के पैरेलल कोई वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है क्या। जो भी वेक्टर इस लाइन के पैरेलल आपको कहीं भी दिख जाए इस फिगर में, उसी को आप बी वेक्टर कहते हैं। तो ये वेक्टर क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है, ये वेक्टर, ये वाला वेक्टर इस लाइन के पैरेलल है, यानी ये जो नॉर्मल वेक्टर है वो लाइन के पैरेलल होगा, इसीलिए इस नॉर्मल वेक्टर को मैंने यहाँ पर बी वेक्टर से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, क्योंकि बी वेक्टर वही होता है जो लाइन के पैरेलल होगा, और क्योंकि प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, लाइन भी प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल वेक्टर और लाइन दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। इस स्थिति में नॉर्मल वेक्टर बी वेक्टर की तरह लिखा जा सकता है। ओके, ये पांचवा टाइप था। एक आखिरी देखिए, छठा देखिए, तो छठी वेराइटी देखिए, लिखा हुआ टू राइट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन प्लेन। मतलब क्या हुआ, हमें एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो इस पॉइंट से पास करती है और दो गिवन प्लेन के पैरेलल है। ठीक है ना, तो इस स्थिति में वैसे तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, देखो ए वेक्टर तो वही होगा जिस पॉइंट से लाइन पास करती है। ए वेक्टर तो आपको सीधा सीधा मिल गया -i प्लस 4j प्लस 3k, इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो बी वेक्टर है वो n1 और n2 की क्रॉस प्रोडक्ट से मिल जाएगा आपको, मतलब बी वेक्टर होगा n1 क्रॉस n2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि n1 और n2 क्या है, तो पहले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर n1, दूसरे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर n2। तो यहां पर लिख दूं मैं n1 क्या होगा, पहले वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर यानी 2i प्लस 5j माइनस के, और n2 हो जाएगा दूसरे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर 3i प्लस 2j माइनस 5k। n1 और n2 हो गए ए। अब आप फाइंड तो कर ही लेंगे, i j k n1 और n2 की क्रॉस प्रोडक्ट से 2 5 -1 3 2 -5। यहां से सिंप्लीफाई करके आपको बी वेक्टर मिलेगा, ए और बी दोनों वेक्टर आ गए तो आप लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे। लेकिन अब इस बात को डिस्कस कर लें कि n1 और n2 की क्रॉस प्रोडक्ट ही हमने क्यों ली। ठीक है, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि बी वेक्टर n1 और n2 की क्रॉस प्रोडक्ट से ही क्यों मिलेगा। तो उसके लिए फिर से सिचुएशन इमेजिन करते हैं। यहाँ पर हमें इस बार जो लाइन की इक्वेशन लिखनी है वो दो दिए गए प्लेन के
पैरेलल है, ठीक है। आप ऐसे सिचुएशन देखिए, सपोज ये पहला प्लेन है, ये फर्स्ट प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन के पैरेलल एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है हमें, इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, इस लाइन की हमें इक्वेशन लिखनी है जो प्लेन के पैरेलल। फिगर समझ में आ रही है? प्लेन ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, ठीक है। इसके पैरेलल ऊपर एक लाइन मैंने भेज दी, ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है। प्लेन से जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें ये n1 वेक्टर मिल जाता है, ये वेक्टर n1, ये जो प्लेन का नॉर्मल है। और लाइन के लिए हमें एक बी वेक्टर की जरूरत होगी, लाइन का बी वेक्टर ये होगा, ध्यान से समझना आप, लाइन का बी वेक्टर लाइन के पैरेलल ही तो होगा। अब इस फिगर को देख के आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो बी वेक्टर है वो n1 के परपेंडिकुलर है। फिगर को ध्यान से देखिए, जो बी वेक्टर है वो n1 के परपेंडिकुलर है, और बिल्कुल सिमिलर कंडीशन n2 के साथ है, क्योंकि दूसरे प्लेन के भी तो परपेंडिकुलर है। ये कहा है कि जो लाइन है वो इस प्लेन के भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है। जब लाइन इस प्लेन के पैरेलल थी तो लाइन का बी वेक्टर और इस प्लेन का एन वेक्टर दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब लाइन प्लेन के पैरेलल होती है, ध्यान से सुनना सेंटेंस को अब मेरे, हम ये कह सकते हैं कि जब लाइन प्लेन के पैरेलल होती है तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और लाइन का बी वेक्टर दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। यानी इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि बी वेक्टर और n1 वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से v वेक्टर और n2 वेक्टर भी परपेंडिकुलर होंगे। यानी अगर टोटली बात करें तो जो b वेक्टर है वो n1 और n2 दोनों के परपेंडिकुलर है। जब b वेक्टर n1 और n2 दोनों के परपेंडिकुलर है तो वो n1 और n2 दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट से मिलेगा, ठीक है। जब भी हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना हो जो n1 और n2 दोनों के परपेंडिकुलर हो तो हम n1 और n2 के क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे, उससे वो वेक्टर हमें मिल जाएगा, और उसी को हमने बी वेक्टर बोला है यहाँ पर, ठीक है ना। तो बी वेक्टर क्योंकि n1 और n2 दोनों के परपेंडिकुलर था, इसलिए बी को हमने n1 क्रॉस n2 लिखा। और उम्मीद है कि ये 6 टाइप आपको समझ में आ गए होंगे इक्वेशन ऑफ लाइन के। और यकीन मानिए इसी तरीके से जब हम पूरा लिस्ट बना बना के पढ़ेंगे हर एक टॉपिक की कि इसके ऊपर क्या वैरायटी बन सकती है, इसके ऊपर क्या बन सकती है, तो आपको 3D पूरा टिप्स पे हो जाएगा। और इस 3D से आसान चैप्टर पूरे मैथ में आपको कोई भी नहीं लगेगा। जब भी मैंने बच्चों को पहले 3D पढ़ाया तो 3D बहुत डिफिकल्ट लगा, आपको भी पिछले वाली वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई थी, बहुत कंफ्यूजिंग है। लेकिन पूरा कराने के बाद जब उसे छांट के पूरी की लिस्ट बनाई मैंने इस तरीके से, और वो करवाया और वो बच्चों को जब रटवाया, तो उसके बाद 3D के क्वेश्चन अटकने बंद हो गए थे। डेफिनेटली 3D बिल्कुल आसान हो गया था, एक भी क्वेश्चन बचता नहीं है फिर, ठीक है ना। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके पढ़ो। ओके।